नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी कॉलेज द्वारा संचालित आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। इससे पूर्व की कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसका अध्ययन किया था कि हिंदी साहित्य को लिखने का जो प्रयास है वो किन किन विद्वानों ने किया और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इसमें हम आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। यानी आदिकाल का जो हमारा काव्य है वो किन परिस्थितियों में लिखा गया था, उस समय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की थी। तो आज की क्लास में हम आदिकाल की परिस्थितियों का विवरण देखेंगे। ठीक है, तो आज का बिंदु है हमारा आदिकाल की परिस्थितियां। आदिकाल की परिस्थिति। आदिकाल की यदि हम परिस्थितियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर इसमें देखेंगे धार्मिक परिस्थिति। फिर है हमारी सामाजिक परिस्थिति। फिर है हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक ये हमारे आज के इस जो हमारा ये प्रश्न है कि आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन कीजिए। तो उसमें हमारे ये चार बिंदु हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इन चार आधारों पर हम आदिकाल की परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो राजनीतिक परिस्थिति। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये जो काल है आदिकाल, ये युद्ध और अशांति का काल था। यानी चारों तरफ युद्ध का वातावरण छाया हुआ था। चारों तरफ हमें कहीं भी शांति देखने को नहीं मिल रही थी। चारों तरफ केवल अशांति ही अशांति दिखाई दे रही थी। उस समय सम्राट जो हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा देश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। यानी इसमें बहुत सारी रियासतें बन गई थी। इसके अनेक भाग हो गए थे। चौहान और जो चंदेल राजपूत शासक हैं इन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। यानी इन चौहान चंदेल जो राजपूत राजा थे इन्हें आपस में एक दूसरे की ये सहायता नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने अपने अपने स्वतंत्र एक एक राज्यों का निर्माण कर लिया था। लगातार ये आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। जो हमारा पूरा देश है वो युद्ध की आग में जल रहा था। ये जो राजपूत राजा हैं इनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि ये राजपूत राजा आपस में ही एक दूसरे को हराने में लगे थे। इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ये एक दूसरे को हरा करके और उसके राज्य को हथियाने के लिए आतुर कर रहे थे। ये चाहते थे कि इस पूरे राज्य पर, पूरे देश पर केवल हमारा ही एक छत्र शासन हो।
होना चाहिए। यदि हम 10वीं शताब्दी की बात करें तो 10वीं सदी में महमूद गजनवी और 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया था। यानी जो बाहरी राजा हैं, विदेशी जो शासक हैं, उनके आक्रमण का भय हमेशा ही पश्चिमी सीमा से बना रहता था कि पता नहीं कब विदेशी हमारे यहाँ विदेशी जो जातियाँ हैं वो कब हमारे ऊपर आक्रमण करें। तो 10वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे हमारे इस देश में मुसलमानों का अधिकार स्थापित होता चला गया, यानी मुसलमानों ने हमारे देश पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। 8वीं से और 14वीं शताब्दी तक ये जो समय है हमारा आदिकाल का, ये पूरा का पूरा युद्ध, संघर्ष और अशांति से युद्ध था। क्योंकि जब ये राजा आपस में ही युद्ध करेंगे तो शांति इन्हें कहाँ से मिलेगी। इनकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो हम इसमें हमने जो मुख्य रूप से देखा कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। अब जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के समय हमारे यहाँ अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसके साथ मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध जो हमारे इतिहास में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे तो इनके कई युद्ध हुए थे, लेकिन इसमें यदि हम देखें तो मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज चौहान का फर्स्ट युद्ध है वो है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ये हुआ था 1193 और सेकंड हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, ये हुआ था 1132। तो प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया, अर्थात उसे वैसे ही जाने दिया। फिर मोहम्मद गौरी अब दोबारा अपनी शक्ति को एकत्रित करता है, अपनी सेना संगठित करता है और दोबारा फिर से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर देता है। दूसरे आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी विजयी होता है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अपने यहाँ ले जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में यदि हम देखें तो उस समय चारों तरफ हमारा देश, हमारा राज्य पूरा का पूरा युद्ध की आग में जल रहा था। चारों तरफ अशांति और संघर्ष का ही संघर्ष दिखाई दे रहा था। ये शासक आपस में ही एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। दूसरा, यदि हम इससे आगे देखें तो हमारे देश में धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी, धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारे इस आदिकाल में जो 3 धर्म हैं उनका प्रमुख रूप से हमारे साहित्य पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी आदिकाल के समय 3 संप्रदाय का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और वो संप्रदाय कौन से हैं? एक तो है आपका नाथ संप्रदाय, एक है आपका सिद्ध संप्रदाय और तीसरा है आपका जैन संप्रदाय। वैसे तो हमारा जो आदिकाल है ये 5 धाराओं में विभाजित था, ठीक है। 5 धाराएं कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हमारा नाथ संप्रदाय, दूसरा है हमारा सिद्ध संप्रदाय, तीसरा है हमारा जैन संप्रदाय। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र और फिफ्थ है हमारा लोक। ये हमारी 5 धाराएं आदिकाल में हुई थी। तो इस साहित्य की तो चर्चा हम
आपके जो ये लास्ट परिस्थितियाँ हैं हमारी साहित्यिक व सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इसमें इनके बारे में बताइए। अभी हम केवल धार्मिक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो हमारे यहाँ 3 संप्रदाय हमें प्रमुख रूप से दिखाई दिए, यानी इन्हीं का अधिकार था, इन्हीं का वर्चस्व था हमारे धर्म पर। तो देखिए हम इसमें कौन कौन थे। एक तो है नाथ संप्रदाय, दूसरा है सिद्ध संप्रदाय, तीसरा है जैन संप्रदाय। इनका प्रभाव हमें प्रमुख रूप से हमारे यहाँ देखने को मिलता है। जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय में हमने देखा कि जो नाथ हैं ये शिव के उपासक थे। नाथ का यदि हम अर्थ देखें तो नाथ का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, ठीक है, या आश्रय देने वाला। तो नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं ये प्रमुख 9 नाथ माने गए थे और ये शिव की उपासना करते थे। ये अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण करते थे, ठीक है। और इनके जो संप्रदाय है इसको हम बड़े बड़े कुंडल धारण करने के कारण कनफटा संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने योग मत का प्रतिपादन किया, यानी योग जो साधना है उसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। इसमें हमारे प्रमुख 9 नाथ माने गए थे, ठीक है। जैसे हम कुछ नाथों की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि भर्तृनाथ जी हैं, जालंधर नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं, चौरंगी नाथ हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख नाथ थे। इसके साथ ही हम सिद्ध संप्रदाय में देखते हैं कि जो सिद्ध हुए थे वो प्रमुख 84 सिद्ध हुए थे। और ये सिद्ध क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ की जो भोली भाली जनता है, अशिक्षित जनता है, उस पर अपना प्रभाव जमा रहे थे। किसके माध्यम से? जादू टोना, तंत्र मंत्र के माध्यम से। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ठीक है, झाड़ फूक, यानी इससे पहले हमारे यहाँ ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक वाली कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें सिद्ध साहित्य की देन है या सिद्ध संप्रदाय की देन है। ये जो सिद्ध थे ये तांत्रिक साधनाएं करके और सिद्धियां प्राप्त करते थे, और सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ये उसका प्रयोग हमारे यहाँ की जो अशिक्षित जनता थी, जो भोली भाली जनता थी, उस पर ये इसका प्रयोग करते थे। हम आज भी देखते हैं, आज तो हमारा देश इतना प्रगति कर चुका है, लेकिन फिर भी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो हमारी जनता है वो आज भी इन झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इन सब पर विश्वास करती है और अपनी कार्य सिद्धि के लिए वो इनका सहारा देती है। आज भी हम देखते हैं कि कई बार चौराहे पर वो मटकी में कुछ सिंदूर विंदूर लगा करके और उस तरह का वो टोटके वगैरह करके जाते हैं। तंत्र मंत्र, अगर कोई थोड़ा सा भी कोई लड़की या औरत अपने अगर वैसे मजाक में भी अगर वो सिर हिला दे तो सब कहते हैं कि इसको ऊपर पर पल्ला कराया हो गया है, उसका झाड़ फूक करवाएंगे, सिद्धों के पास ले जाएंगे, जो सियाने हैं गोपे हैं उनके पास लेके जाएंगे, है ना, उसको झाड़ा वाड़ा दिलवाएंगे और उसके बारे में फिर अनेक मंत्र प्रचलित हो जाते हैं कि इसके भूतनी लिपट गई है या इसके डाकन है, मतलब इस तरह का। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये किसकी देन है? सिद्धों की देन। तो धार्मिक क्षेत्र पर उनका प्रभाव था, ये जादू टोना और इन सब के माध्यम से हमारी भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे थे और उनसे ये तांत्रिक साधनाएं करके और अपने कार्य सिद्धि कर रहे थे, ठीक है। तो ये सिद्धों की देन है। और इनमें यदि हम देखें तो जैसे लूरिपा है, कणप्पा है, डोंगेपा है ना, कुकुरिपा है, ये सब प्रमुख सिद्ध थे। जैन संप्रदाय की बात करें तो इसे हम रास काव्य, ठीक है, या आचार काव्य, इस तरह से इनको नाम दिया गया है। तो इसमें हम चंदनबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, ऐसे ग्रंथों की रचनाएं की थी। तो इन्होंने हमारे धर्म पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। हमारे समाज में भी इनका वर्चस्व
हमें देखने को मिलता है। अब इस समय जो हमारा धर्म था, इसका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति करना, तो वो जो मूल उद्देश्य है वो तो कहीं इसका दिखाई भी नहीं दे रहा था और धीरे धीरे इसका जो मूल उद्देश्य है वो समाप्त होता जा रहा था। हमारे इस धर्म पर भी धीरे धीरे मुगलों का अधिकार होने लग गया था। मुस्लिम जो संस्कृति है उसका प्रभाव भी हमारे धर्म पर देखने को मिल रहा था। अनेक मस्जिदों का निर्माण इस समय किया गया था। ये जबरदस्ती हमारे यहाँ के जो मंदिर वगैरह थे उनको ये नष्ट कर रहे थे। यानी जो मुसलमान हैं ये अपनी फारसी भाषा का प्रचार प्रसार करने लगे, अपने अल्लाह का यहाँ प्रचार प्रसार करने लगे, सबको जबरदस्ती ये मुसलमान बनाने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुस्लिम जो संस्कृति है उसका प्रभाव हमारे यहाँ धर्म पर देखने को मिला। इन्होंने हमारे मंदिरों की जो मूर्तियाँ हैं उनको भी नष्ट करवाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की धार्मिक परिस्थितियाँ हमें आदिकाल के समय देखने को मिलती हैं। अब यदि हम बात करें कि सामाजिक परिस्थितियाँ, यानी हमारे यहाँ उस समय सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, तो हम देखते हैं कि जिस देश की अगर राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं हो, धार्मिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो फिर वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ कैसे अच्छी हो सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में यदि हम देखें कि यहाँ पर जो जनता है वो धर्म और राजनीति के बीच में पिसती जा रही थी। इनके स्वयं के कोई अधिकार, कोई कर्तव्य नहीं थे। जो जनता है वो दोनों तरफ से ही निराश्रित हो रही थी। समाज में यदि हम देखें तो स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो नाथ संप्रदाय का प्रभाव है इसमें नारी की निंदा की गई है। यानी नारी को क्या माना गया है, साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा, साधना में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। इसको नारी, जब इसको साधना में सबसे बड़ी बाधा माना है तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने क्या की है, नारी की निंदा की। इन्होंने क्या की है, नारी की निंदा की। जब नारी की निंदा हो रही है तो समाज में भला उसकी स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा कि सती प्रथा, कौन सी प्रथा, सती प्रथा हमें देखने को मिली। यानी यदि किसी स्त्री का पति किसी कारणवश मर गया है तो उसकी पत्नी को भी समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उसे भी जबरदस्ती चिता जला करके और उसमें बैठा दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी प्रथा हमें समाज में देखने को मिली, सती प्रथा देखने को मिली। इसके साथ ही हमें बाल विवाह, देखने को मिले। क्यों, क्योंकि ये जो मुगल थे ये हमारे राजपूत राजाओं को जब युद्ध में हरा देते थे तो उनकी कन्याओं को, उनकी पत्नियों को ये उठा करके ले जाते थे। तो यहाँ के जो शासक थे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी अपनी लड़कियों का बचपन में ही विवाह कर देते थे। ठीक है, तो इस तरह से बाल विवाह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, सती प्रथा देखने को मिलती है। इसके साथ ही स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर प्रथा का भी क्या था, हमारे समाज में प्रचलन था। यहाँ पर जो स्त्रियाँ थी उन्हें स्वयं ही वर का चुनाव करने का अधिकार। एक बार चाहो तो आप इन पॉइंटों को नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, हाँ, इन सारे पॉइंटों को आप नोट कर लो। तो स्वयंवर प्रथा, जो भी बड़े बड़े राजा थे ये अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर प्रथा का आयोजन करते थे। इसमें जो लड़की है वो अपने वर का स्वयं ही चुनाव करती थी। ठीक है, तो कई बार ये जो स्वयंवर प्रथा है ये
राजपूतों में युद्ध का कारण बन जाते थे। ठीक है, क्योंकि जो सुंदर सुंदर राजकुमारियां हैं वो अपनी इच्छा से वर का चुनाव करते थे, और जो राजपूत राजा थे वो ये सोचते थे कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि इसने हमें विवाह के लिए नहीं चुना। इसलिए वो राजा आपस में उसे प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, युद्ध करने लग जाते थे। तो इस प्रकार हमारे समाज में जो स्वयंवर प्रथा है वो क्या बन गई थी, युद्ध का कारण बन जाती थी। जो सती प्रथा है इसे भयंकर कोढ़ माना गया था। जैसे कोढ़ होता है जो शरीर में एक बार यदि फैल जाता है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से सती प्रथा को भी हमारे समाज में एक भयंकर कोढ़ की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, हमारे समाज में उस समय वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, यानी कि ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। तो ऐसे लोगों में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। कोई अगर निम्न जाति का होता था तो उसे मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसे अछूत समझा जाता था, उसे समाज में उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने उठने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ के जो राजपूत राजा हैं वो पराक्रमी तो थे, शौर्य उनके अंदर था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करने में लिप्त थे। यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करने लग जाते थे। तो उनकी जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, और इसका फायदा कौन उठा रहे थे, मुगल इसका फायदा उठा रहे थे, मुस्लिम जो है वो इसका फायदा उठा रहे थे। जैसे हमने देखा कि आधुनिक समय में जब हमारा भारत देश गुलाम हुआ, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तो उस समय उन्होंने एक ही नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति, और उसके माध्यम से वो हमारे भारतीयों में क्या डाल रहे थे, फूट डाल रहे थे और उन पर शासन कर रहे थे। ऐसे ही ये मुगल राजा भी आपस में हमारे राजपूत राजाओं को लड़वा देते थे, युद्ध करवा देते थे, और फिर उन्हें ये कोई भी रिश्वत वगैरह दे करके और अपने साथ मिला देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं वो इस प्रकार से कुछ तो यहाँ पर अंधविश्वास भी थे, जैसे कि हमने देखा धार्मिक परिस्थितियों में कि जो सिद्ध थे वो कैसे हमारी बोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो हमारे समाज में रूढ़ियाँ, आडंबर, ठीक है, ये सब भी हमें देखने को मिलती थी। रीति रिवाजों के नाम पर ये सबको बेवकूफ़ बनाते थे और उल्टे सीधे रीति रिवाज का इन्होंने रीति रिवाज बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करेंगे। इस समय हमारे यहाँ साहित्यिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ हैं वो किस प्रकार हैं। तो आदिकाल में यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनेक भाषाओं में साहित्य की रचना हो रही थी। जैसे हम देखें तो इसमें हमें देखने को मिलता है अपभ्रंश, इसमें अपभ्रंश, ठीक है, पाली, प्राकृत, मैथिली, अवधूत, ठीक है, और उसके साथ ही हमने देखा डिंगल शैली, यानी आदिकाल में जो साहित्य रचा जा रहा था वो किसी एक भाषा में नहीं रचा जा रहा था, अनेकों भाषाओं का इसमें यहाँ पर प्रचलन है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, यानी जो हमारा जैन साहित्य है वो प्राकृत में रचा गया था, सिद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था, है जो हमारे विद्यापति हैं आदिकाल के ही कवि हैं और विद्यापति मैथिली भाषा में लिखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अवधट्ट भाषा में भी काव्य रचनाएं की हैं। डिंगल शैली जो हमारा राष्ट्र साहित्य है, मैंने आपको इसमें 5 प्रकार की धाराएं बताई
थी कि हमारा जो साहित्य है वो 5 धाराओं में बन गया है। ठीक है, एक तो था हमारा नाथ साहित्य, दूसरा था हमारा शुद्ध साहित्य, फिर था हमारा जैन साहित्य, नेक्स्ट था हमारा राष्ट्र साहित्य, और उसके बाद था हमारा लौकिक काव्य। तो हम यदि साहित्य की बात करते हैं तो जो हमारा साहित्य है वो 5 धाराओं में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो जो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य और लौकिक काव्य, मैंने आपको जब इसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसमें आपको बताया था कि हमारे इसमें प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो 9 कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में, जिसमें से हमारे 3 कवि आदिकाल के कवि हैं। कितने? 3 कवि। 3 कवि वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे कुशललाल, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे विद्यापति, और तीसरे हैं हमारे नरपति नाथ। ये 3 कवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं जो आदिकाल के कवि हैं। अब ये जो तीनों कवि हैं इनका यदि हम इस धारा में स्थान देखें तो जो कुशललाल हैं ये लौकिक काव्य के हैं। कुशललाल, ठीक है, इनका जो ग्रंथ है यानी इनकी जो रचना है हमारे साहित्य में वो है आपकी ढोला मारूला दुआ, जो आपके पाठ्यक्रम में पहला ही चैप्टर है ढोला मारूला दुआ। ठीक है, ये लौकिक काव्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो विद्यापति हैं इनका है, इनकी पदावली है आपके सिलेबस में। जो विद्यापति हैं ये वैसे तो लौकिक काव्य के कवि हैं, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये इनकी विद्यापति और इसके साथ ही इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन 3 रचनाओं को वो राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। उनका कहना है कि विद्यापति की इन तीनों रचनाओं में हमें वीरता के भाव देखने को मिलते हैं, जबकि है नहीं। ये इनके काव्य में हमें विद्यापति की जो पदावली है उनमें हमें प्रमुख रूप से श्रृंगारिकता देखने को मिलती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि विद्यापति की जो पदावली है कीर्तिलता और कीर्ति पताका 3 रचनाएं ऐसी हैं जिन्हें उन्होंने किसके अंतर्गत कर रखा है? राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत रखा है। लेकिन वैसे देखें तो हम ये लौकिक काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो विद्यापति और इसके साथ ही है हमारे राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत ही आएंगे नरपति नाथ। ठीक है, नरपति नाथ विद्यापति की पदावली है हमारे सिलेबस में, और नरपति नाथ का बीसलदेव रासो हमारे सिलेबस में। ठीक, तो इस तरह से 3 कवि हमारे सिलेबस में आदिकाल के हैं। तो ये 3 धाराएं हैं, नाथ साहित्य, शुद्ध साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य और लौकिक काव्य। नाथ साहित्य की यदि हम बात करें तो इसमें मात्र हमारे जो गोरखनाथ जी हैं उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। उनकी छोटी मोटी वैसे तो देखा जाए तो लगभग 40 रचनाएं हैं, लेकिन उन सबके प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है। इनका एक ग्रंथ है गोरखबाग, जिसे पीताम्बर दत्त बड़कवाल ने उसका संपादन किया है। ठीक है, तो उसका नाम है गोरखबाग। तो गोरखनाथ जी हमारे नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर उस जिले का नाम भी गोरखनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। वहाँ इनका बहुत बड़ा मंदिर है, और अब तक जितने भी नाथ हुए हैं उन सब नाथों की वहाँ पर उस मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और उन मूर्तियों के नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो नाथ साहित्य में हम प्रमुख रूप से गोरखनाथ जी का नाम हमारे आता है।
महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है, लेकिन संत साहित्य का आधार है ये। तो यहाँ पर सिद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि दोहा, कोश और चर्या, इन दो छंदों में प्रमुख रूप से रचनाएं रची गई थी। ठीक है, इसके साथ ही जैन साहित्य में हम देखते हैं कि भरतेश्वर बाहुबली रास है, ठीक है, रेवंतगिरी रास है ना, चंदन वाला रास है। तो ये सब क्या है, हमारे जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। रासो साहित्य की यदि हम बात करें तो आपके पृथ्वीराज रासो है। हाँ, पृथ्वीराज रासो जो है वो आपके हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है। क्या है? हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसके कवि कौन है? किसने इसकी रचना की थी? चंदवरदाई। ये हम आपके इसमें उसमें भी आप देख सकते हो कि जो चंदवरदाई है वो इनका दरबारी कवि भी था और साथ में इनका मित्र भी था। पृथ्वीराज चौहान ये कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे, और चंदवरदाई इनका कवि था और साथ में मित्र भी था। पृथ्वीराज चौहान जहाँ भी जाते वहाँ पर ये हमेशा चंदवरदाई को अपने साथ लेकर के जाते। तो हमारे हिंदी का पहला जो महाकाव्य है वो किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। जो पृथ्वीराज रासो है ये डिंगल शैली में लिखा गया है। किस शैली में? डिंगल शैली। और जो हमारी डिंगल शैली है ये दो भाषाओं का मिश्रण है। कौन कौन सी भाषा? एक तो है अपभ्रंश, प्लस राजस्थान। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है? डिंगल शैली कहलाता है। जो डिंगल शैली है इसमें ड वर्ण की अधिकता हमें देखने को मिलती है, और जो ड वर्ण है ये हमारा कठोर वर्ण है, इसलिए डिंगल शैली का अर्थ हमें आसानी से समझ में नहीं आ पाता है। ये कठोर भाषा मानी गई है। इसके साथ ही एक शैली और है पिंगल शैली। पिंगल शैली इसका भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है। जो पिंगल शैली है ये किस किस का मिश्रित रूप है? यह है आपके अपभ्रंश प्लस ब्रजवंश। ये भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं 2-2 नंबर के यहाँ से कि डिंगल शैली किस किस का मिश्रित रूप है। अभी जो आपके इसी सेमेस्टर में जो नॉन कॉलेज वाले बच्चे हैं जिन्होंने नॉन कॉलेज बीए किया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, उनके दोनों सेमेस्टर एक साथ होते हैं, तो उनके ये वाला प्रश्न आ चुका है कि डिंगल शैली किस किस का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो किस किस का है? अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप है। इसी प्रकार से पिंगल जो शैली है वो किस किस का मिश्रित रूप है? अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। तो ये भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और ये पहला महाकाव्य, ठीक है, इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया। जो पृथ्वीराज रासो है इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया। तो ये हमारे रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो है आपके, कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। ठीक है, इसके बाद आपके हम्मीर रासो है, ठीक है, बीसलदेव रासो है, विजयपाल रासो है, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें रासो साहित्य के अंतर्गत रखा है। लौकिक काव्य की यदि हम बात करें तो लौकिक काव्य में आपके ढोला मारूला दोहा जिसकी रचना पहले कवि कल्लोल ने की थी। किसने की थी? कवि कल्लोल ने। फिर उसके बाद में कवि कुशल लाल ने उसमें कुछ छंद और जोड़ करके उसे और विस्तृत रूप दे दिया और फिर अपने नाम से उसे प्रकाशित कर दिया। जो खुसरो की पहेलियां हैं वो भी लौकिक काव्य के अंतर्गत आती है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य के अंतर्गत उन्हें माना है, लेकिन वो लौकिक काव्य के अंतर्गत आती हैं। खुसरो की पहेलियां हैं, इसके साथ उनकी मुकरियां हैं, तो ये भी हमारे लौकिक काव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो साहित्यिक और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ हैं वो इस प्रकार की हमारे आदिकाल में देखने को मिलती हैं। आप चाहें तो इनको एक बार नोट भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो हमारा राष्ट्र साहित्य है, यानी जितने भी जो राष्ट्र साहित्य हम देखने को मिलते हैं, ये हमारे प्रामाणिक, इनमें ये सबसे ज़्यादा विवादित ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि जो कवि हैं वो इसकी प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए इनमें विवाद चलता रहता है। कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो इन राष्ट्र काव्यों को क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्धप्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि इनमें जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर इन्हें इनकी जो प्रामाणिकता है वो सिद्ध नहीं कर पाए थे। जो राष्ट्र साहित्य है इसमें जो कवि थे गढ़वाली कवि, वो जो कवि थे वो कौन सी जाति के होते थे? भाट या चारण जाति के कवि थे। भाट या चारण, ये कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और उस राजा के आश्रय में रह कर के उस राजा के साथ ये युद्ध भूमि में भी जाते थे। यदि राजा शिकार करने के लिए जा रहा है तो शिकार करने के लिए भी ये साथ में जाते थे, ठीक है। और वहाँ पर अपनी आंखों देखा हाल ये आकर के और एक ग्रंथ में लिखते थे। तो कई बार ये इनका जो आजीविका का प्रमुख साधन है वो यही था कि ये किसी न किसी तरह से जिस राजा के आश्रय में रहते थे उस राजा की ये प्रशंसा करते थे, उसकी वीरता का गान करते थे, जिससे राजा खुश होकर के इन्हें उपहार स्वरूप इनाम देता था। कभी कभी तो आपने टीवी पर देखा होगा कि राजा जब ज़्यादा खुश होता है तो रानी ज़्यादा खुश होती है तो वो क्या करती हैं? अपने गहने ही उतार उतार के उनको उपहार स्वरूप दे देते हैं। तो ये कवि भी जिस भी राजा के आश्रय में रहते थे उसकी ये प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी जो रानी है उसकी सुंदरता का बखान करते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि हम ऐसा करेंगे तो हमें बदले में उपहार मिलेगा और जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये भाट और चारण जाति के कवि होते थे जो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और उसका ये गुणगान करते थे, ठीक है। तो हर उसमें हमें यही सब देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं तो वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि राजा जब युद्ध करने के लिए जाता और वहाँ पर वो दूसरे राजा के साथ युद्ध करता तो उसकी वीरता हमें दिखाई देती है। उसकी रानी चाहे वो सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन ये जो कवि हैं ये राजा को खुश करने के लिए, रानी को खुश करने के लिए उसकी सुंदरता का कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी कर देते थे। तो ऐसा हमारा जो राष्ट्र साहित्य है वो ये है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काव्य की भी संज्ञा दी है। तो ये ऐसी परिस्थितियां हमें आदिकाल के समय देखने को मिली हैं। तो इनसे भी कई बार प्रश्न बन जाता है, आपके निबंधात्मक प्रश्न में जो 15 अंक का है वो भी बन जाता है कि आदिकाल की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। और कई बार जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उसमें भी ये आपके आ जाता है कि आदिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ बताइए। तो उसमें हमें इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस शॉर्ट में इसके 2-3 बिंदु हमें इसमें लिखने हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। हमें ज़्यादा विषय वस्तु नहीं लिखनी है 2-2 नंबर वाले में, क्योंकि उन्हीं में टाइम खिंच जाएगा हमारा। तो फिर हमारी जो सप्रश्न व्याख्या और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो हमारे छूट सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के हमारे आदिकाल की परिस्थितियाँ थी, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब इससे जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम देखते हैं या तो जो हमारे आदिकाल है इसकी प्रवृत्ति कि कैसी कौन सी इसकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही।